यूएसए और चाइना दोनों देश मिलकर अपने जो बीच में टेंशन्स हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इसी वजह से जो मिलिट्री कम्युनिकेशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको यहाँ पर रिस्टोर किया गया है। और भी जो टेंशन्स हैं और कारण हैं उसको कहीं न कहीं लेकर जो भी विवाद थे उनके रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत हुई है ताकि कहीं न कहीं ना कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा पाए। पर कहीं न कहीं ताइवान का मुद्दा हो गया, इन सभी मुद्दों के ऊपर अभी भी कहीं न कहीं जो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं वो बने हुए हैं। एट द सेम टाइम जो बाइडेन है, वो अभी भी उन्होंने बात कही है कि जो ज़ी जिनपिंग है, उनको एक तरह से डिक्टेटर की तरह ही वो कंसिडर करते हैं। तो टेंशन्स कम ज़रूर हुई हैं कुछ हद तक, पर कहीं न कहीं तकरार अभी भी बरकरार ही है। उसी तरह से यहाँ पर एपीईसी की मीटिंग के दौरान ये चीज़ें हुई, तो थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर एपीईसी क्या होता है? साथ ही साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, जहाँ पर आपको 5 परमानेंट मेंबर और 10 और मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उन्होंने बात करी है गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज़ हमें करने चाहिए, ताकि कहीं न कहीं वहाँ पर जो लोगों की जान बचाई जा पाए। उसी तरह से कुछ और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना? डेफ़िनेटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने जा रहा है इस संडे को, ठीक है? तो देखेंगे इन सारे मुद्दों को। दोस्तों डेट है आज की 17 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें तो एक मुद्दा है कि इंडिया आज होस्ट करेगा ग्लोबल साउथ समिट का सेकंड सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इसको देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या? तो पहली बात तो ये समझो कि जो फर्स्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था, वो कहाँ हुआ था? देखो वो हुआ था इसी साल जनवरी के अंदर, इंडिया के अंदर ही वो चीज़ वर्चुअली हमें देखने को मिलती थी। तो पहला एडिशन तो यहाँ पे हुआ था, जहाँ पर आपकी 125 कंट्री साथ में आई थी। ठीक है, अब क्या होने जा रहा है? अब इसी का सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट होने जा रहा है। अब यहाँ पर ना इंडिया की तरफ से इस चीज़ को करा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके अंदर आज बोलेंगे, ठीक है? इसको बेसिकली चेयर करेंगे इसके इनॉग्रल सेशन को। तो यहाँ पर ना इंडिया ने जी20 के दौरान क्या-क्या चीज़ें करी, उनके क्या आउटकम्स थे और किस तरह से वो सारी चीज़ें ग्लोबल साउथ को बेनिफिट कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जी20 के दौरान हमारा एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ को हम आगे लेकर आ पाएँ। तो एक तरह से ना किस तरह से इस पर्टिकुलर जो हमने एक मोमेंटम गैदर किया है, इसको आगे कैसे लेके जाना है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे कैसे पुट फॉरवर्ड करना है, वो सारी चीज़ें इस अंदर डिस्कस करी जाएँगी। राइट? तो इसी मोमेंटम को एस्पिरेशन कहाँ पे है हमारी, ठीक है ना? वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमें डिस्कस करती हुई देखने को मिल जाएँगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ग्लोबल साउथ का अर्थ ना पता हो। देखो मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ना आपको ये जो लाइन दिख रही है एक वाली, कौन-सी सर ये रेड वाली? ये रेड वाली आपको लाइन दिख रही है? ठीक है सर दिख रही है। इसी लाइन को ना ये क्या है एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? यहाँ ये मेक्सिको के थ्रू यहाँ से पास करती है, एक रियो ग्रांडे करके एक वहाँ से है, तो उसके थ्रू यहाँ पे पास करती हुई इस ऐसे-ऐसे मूव करती है। तो जो भी ये जो ग्रीन वाली कंट्रीज़ हैं, ये कौन-सी कंट्रीज़ हैं? ये आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ कह लो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ कह लो। ऑन द अदर हैंड आपकी जो बाकी कंट्रीज़ बची जैसे नॉर्दर्न अमेरिका की कंट्रीज़ हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, ये काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह से ना हमारे एक डिवीज़न देखने को मिलती है ग्लोबल नॉर्थ की और ग्लोबल साउथ की हमें एक डिवीज़न देखने को मिल जाती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है, ये कोई ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स नहीं है। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया तो आपका ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है, डेवलप्ड एक कंट्री है, ठीक है? पर आता वैसे आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो साउथ में आता है। तो इस तरह से ज्योग्राफिकल चीज़ नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक डायमेंशन यहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। ऊपर से अगर आप नोटिस करो जैसे फॉर एग्जांपल आप चाइना की बात कर लो, आप इंडिया की बात कर लो। अब चाइना और इंडिया कहाँ पे आते हैं? सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, पर कहीं न कहीं पार्ट किसका है? वो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ब्रांच लाइन क्या है, ठीक है? जो रेड वाली आपको लाइन दिखाई, उसी को यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर वाली कंट्रीज़ हायर जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है? जो देखने को मिलती हैं एंड बाकी कंट्रीज़ हमें देखने को मिल जाती है कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी कम देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ का आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज़ इन पर्टिकुलर देशों के बीच में देखने को मिल जाती हैं। ज़्यादातर डेवलपिंग ही है, पर चाइना भी आ गया इसके अंदर, आपकी बहुत सारी गल्फ स्टेट्स भी आ गया और इंडिया तो है ही है, जो ग्लोबल साउथ का पार्ट है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं दैट इज़ इंडिया कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन डीज़ल और क्रूड ऑयल। इसके ऊपर इंडिया ने कमी कर दी है विंडफॉल टैक्स के अंदर। तो थोड़ा समझते हैं सर आखिर ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है? देखो विंडफॉल का मीनिंग आप जानते होंगे शायद, विंडफॉल का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। मतलब अनएक्सपेक्टेड जब कोई आपको चीज़ मिल जाती है ना, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो ना आप कहीं जा रहे थे इस तरह से, ठीक है? और जाते-जाते आपको रैंडमली एक जगह के ऊपर कुछ बहुत सारा गोल्ड मिल गया। अपने खेतों के अंदर मान लो आपको बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है।
अब आपने सोचा थोड़ी था यार कि एक दिन मुझे अपने खेतों में मैं घूम रहा हूँगा, मुझे करोड़ों रुपए का गोल्ड मिल जाएगा। नहीं सोचा था ना, तो अनएक्सपेक्टेड हुई ये चीज़, बिल्कुल हुई। अब जब अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ मिलती है, जब अप्रत्याशित कोई चीज़ आपको मिलती है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार बोलेगी अच्छा आपको ये चीज़ मिल गई, अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा टैक्स दे दो। तो सरकार क्या करेगी? आपके ऊपर कुछ टैक्स लगा देगी, उसी का नाम है विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स क्या है? एक तरह का हायर टैक्स है, जो कि सरकार कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगाती हैं। कब लगाती हैं? जब उनको प्रॉफ़िट होता है। कैसा प्रॉफ़िट? अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें इतना प्रॉफ़िट होगा, इतना जब अबव एवरेज प्रॉफ़िट होगा, इतना सोचा नहीं था उन्होंने। पर जब उनको ऐसा प्रॉफ़िट हो जाता है, तब उसके ऊपर लगाया जाता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यूएस के अंदर ना 1980s के अंदर ये टैक्स लगाया गया। अब हुआ क्या उस टाइम के ऊपर, ऑयल क्राइसिस चल रहा था 1979 के अराउंड, तो अचानक से ना ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। ठीक है, जब क्राइसिस आएगा तो वो हो गई है ये सारी चीज़ें। उससे क्या हुआ ना, कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। करोड़ों रुपए का इस तरह से बेनिफिट हो गया। अब जब ये वाला जो बेनिफिट था, ये कंपनीज़ ने सोचा थोड़ी था कि कल को इस तरह से कुछ लड़ाई हो जाएगी, उससे क्राइसिस आ जाएगा, उससे हमें हज़ारों करोड़ का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं सोचा था ना। तो इस तरह से उसको बोलते हैं हम विंडफॉल टैक्स कि आपको अप्रत्याशित कुछ लाभ होता है, एक्सेस प्रॉफिट होता है, उसकी वजह से ऊपर उसके ऊपर लगाया जाता है एक तरह का टैक्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। सर इंडिया के अंदर कब लगाया गया? इंडिया के अंदर आप जानते हो कि जुलाई 2022 के अराउंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है ना? उस टाइम के ऊपर यहाँ पे ये चीज़ लगाई गई। ठीक है। इसके सर कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसान होंगे, डेफ़िनिटली है। फ़ायदे आप खुद सोचो, इससे सरकार को रेवेन्यू आएगा, सरकार को रेवेन्यू आएगा, सरकार को पैसा मिलेगा, तो कहीं न कहीं आपकी अलग-अलग पब्लिक सर्विसेज़ हो गया, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे कुछ सड़कें बनानी है, कुछ ब्रिजेज़ बनाने हैं, कुछ और जगह के ऊपर आपकी खेती के अंदर काम करना है। इस तरह अलग-अलग चीज़ों के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर आप कहीं न कहीं खर्चा कर सकते हो। और देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। ये जो कहीं न कहीं विंडफॉल गेन किसको हो रहा है? बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ को हो रहा है, जब अचानक से उनके प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनसे पैसा लेकर हम आम लोगों में कहीं न कहीं इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है, उसके अंदर एक कमी देखने को मिल जाएगी, राइट? इसके अलावा भी कहीं न कहीं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग हो गया, ठीक है ना? एक्सेसिव एडवांटेज जो लेते हैं, तो वो चीज़ को हम ना फ़ोकस कर सकते हैं और फेयर मार्केट बिहेवियर की तरफ हम प्रमोट कर सकते हैं। तो ये तो इसके कुछ फ़ायदे हुए, पर इसके ना कुछ नुकसान भी है। एक तो पहली बात आप ये समझो कि हमें ना बहुत ही मुश्किल है डिटरमाइन करना कि व्हाट इज़ अ विंडफॉल? विंडफॉल मैंने क्या बोला आपको कि कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है। अब व्हाट इज़ एक्स अनएक्सपेक्टेड फॉर यू मे बी एक्सपेक्टेड फॉर मी, ठीक है ना? मैंने बोल दिया कि यार आपको ना ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो आप इसके ऊपर टैक्स लगा दो। पर हो सकता है ना मैंने एक्सपेक्ट किया हो यार ये पहले से, ठीक है ना? तो विंडफॉल होता क्या है? ये हमने बोल दिया बस अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। पर क्या है अनएक्सपेक्टेड, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ना हो। तो इस तरह से ना बहुत सारी क्लैरिटी नहीं रहती कि विंडफॉल गेन आखिर होता क्या है? इसके अलावा आप खुद सोचो, अगर कंपनी को लेट्स से एक कंपनी है कोई, अगर कंपनी को कुछ नुकसान हो जाता है, तो नुकसान किसका हुआ? इस कंपनी का हुआ। क्या सरकार उसको वो बेनिफिट देगी कि भैया तुम्हें ना नुकसान हो गया, ले मेरी जेब से कुछ पैसा ले ले। अरे जब तुम लॉस के टाइम के ऊपर कंपनी को कुछ सपोर्ट नहीं करते हो, तो जब कंपनी को अचानक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया, तो कंपनी का कुछ हिस्सा क्यों ले लेते हो? ठीक है ना? बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं इस तरह से इसको वो करते हैं कि इस वजह से क्या होंगे, बिज़नेसेस ना डिस्करेज होते हैं। वो सोचते हैं यार हम फिर इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना? क्योंकि आप जब प्रॉफिट होता है आप सारा कुछ खींच के ले जाते हो, जब लॉस होता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं, राइट? तो इस तरह से कई बार इन्वेस्टर्स के लिए भी अनसर्टेनिटी वगैरह देखने को मिलती है, उनको पता नहीं लगता है कैसे कितनी पोटेंशियल रिटर्न्स होगी, तो प्लानिंग करनी कई बार मुश्किल हो जाती है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा विंडफॉल गेन टैक्स। एक आप कोशिश कीजिएगा, यूपीएससी ने 2021 में एक सवाल पूछा था, ट्राई करना इसको, ब्लैक मनी के रिगार्डिंग है और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आगे चलते हैं, इंडो जर्मन डेवलपमेंट प्लान्स टू कवर बैन इन इथोपिया। क्या मुद्दा हो रहा है? देखो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता है? हाँ जी सर, बिल्कुल पता है। हमें 2030 तक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है। हमने 17 गोल्स हमने बहुत बार डिस्कस किए हैं, ठीक है ना? याद है ना? नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग। इस तरह से टोटल 17 गोल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जिनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि एसडीजी टारगेट्स को अचीव करने के लिए, क्लाइमेट टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो वहाँ पर ना इंडिया और जर्मनी यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। इंडिया और जर्मनी ने क्या कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के थ्रू, मतलब जो कुछ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके थ्रू इन कंट्रीज़ को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं न कहीं ना वो भी यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ये चीज़ें अचीव कर पाएँ। तो सर हमने ऐसे कोई पहले भी किए हुए हैं, बिल्कुल, जैसे पेरू हो गया, मलावी हो गया, घाना, कैमरून, यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, यहाँ पर इस तरह से अलग-अलग हमारे प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं।
तो अभी हमने क्या बात करी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मालावी के अंदर एग्री बिजनेस मूवमेंट को कैसे प्रमोट करना है उसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। कैमरून के अंदर पोटैटो प्रोडक्शन के ऊपर इंडिया और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये सारे इस तरह से प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। अभी क्या बात हुई है, अभी बात हुई है बेनिन और इथोपिया के बारे में। इन यहाँ पर भी हम यहाँ पे काम करेंगे, अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रन करेंगे ताकि ये कंट्रीज भी आगे डेवलप कर पाएँ इन प्रोजेक्ट्स की मदद के साथ। तो थोड़ा-सा ना इन दोनों कंट्रीज को आपको देख लेना चाहिए, इथोपिया और बेनिन की, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो समझो, जब बात करते हैं इथोपिया की, तो इथोपिया ये रहे इथोपिया की लोकेशन, ठीक है? ध्यान से देखो, इथोपिया क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका सी को एक्सेस है नहीं, ये देखो, थोड़ा ठीक है ना? ये देखो, ये जिबूती है इधर, पर इथोपिया का थोड़ी टच होता है, नहीं होता बॉर्डर कहीं पे। तो इथोपिया क्या है, अपने आप में लैंड लॉक्ड कंट्री आपको ईस्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, जैसे आपका इरित्रिया हो गया, आपका जिबूती हो गया, ठीक है? आपका सूडान, यहाँ पे साउथ सूडान हो गया। उसी तरह से आपके नीचे वाली साइड से यहाँ पे कीनिया हो गया, एंड सोमालिया भी यहाँ पे आपको बॉर्डर टच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली मैं बेनिन की बात करूँ तो बेनिन आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ से देख सकते हो, नाइजर, नाइजीरिया, टोगो एंड बुर्किना फासो, ठीक है? तो इस तरह से आप ये चीज़ें आप देख पाओगे, ठीक है? तो ये था इंडो जर्मन डेवलपमेंट प्लान्स टू कवर बेनिन एंड इथोपिया। आगे चलते हैं एपीईसी, मैंने अभी डिस्कस भी किया स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर ही, जब जो बाइडेन और जी जिनपिंग की बात करी। तो 2023 का जो एपीईसी लीडर्स मीटिंग चल रही है वो कहाँ पर है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर है। थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एपीईसी है क्या। देखो, इसका फॉर्मेशन होता है 1989 के अंदर, और जैसा नाम लिखा है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो पूरा उस रीजन की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पर थोड़ा अपना इसके मेंबर कंट्रीज एक बार देखने की कोशिश करो, तो यहाँ पर आप एक बात रियलाइज करोगे कि अच्छा, ये जो ग्रीन वाली कंट्रीज है इसकी मेंबर है। तो पहली बात तो सर हमें ये बात पता लगी कि इंडिया जो है ना, इसका मेंबर नहीं है। क्यों नहीं है? अरे ग्रीन में कहाँ है? नहीं है ना, तो नहीं है, इसलिए नहीं है। पर आप सोचोगे सर फिर क्यों नहीं है, मतलब व्हाई इज इट नॉट अ मेंबर, इंडिया क्यों नहीं इसका मेंबर बन जाता? देखो, इंडिया ने बोला हुआ है कि हाँ हमें मेंबर बनाओ, पर एक्चुअल में ना ऐसा बोला जाता है कि जो कंट्रीज यहाँ पे आप देख रहे हो ना, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन के साथ टच होता है। अब क्योंकि इंडिया का कुछ हिस्सा, कोई मतलब कुछ भी हिस्सा पैसिफिक ओशन के साथ टच नहीं होता, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा बोला जा रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कुछ चीजें बदलें, एंड आई एम श्योर कि इंडिया भी इसका मेंबर बनेगा। पर अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इंडिया इज नॉट अ मेंबर। तो मेंबर कौन है? मेंबर है आपके 21 देश। ये 21 के 21 देशों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। देखो, मैं देश नहीं मुझे बोलना चाहिए, देश थोड़ा गलत वर्ड है। एक्चुअली 21 इकोनॉमीज इसकी मेंबर है। सर आपने इकोनॉमीज क्यों बोल दिया देश की जगह? इसलिए बोल दिया क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान की बात कर लो, हांगकांग की बात कर लो। देखो, ये अपने आप में देश नहीं है, ये चाइना के ही पार्ट है, ठीक है ना? अगर हम ऐसा समझे तो चाइना का है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट है। तो ये भी हम 21 मेंबर इकोनॉमीज के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो 21 कंट्रीज कहना ठीक नहीं होगा, 21 मेंबर इकोनॉमीज यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपकी, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, रशिया, कनाडा, यूएसए। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीज हैं। बाकी डेफिनेटली जो आसियान मेंबर्स हैं वो तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है? तो उनका भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, लगभग 300 करोड़ लोग यहाँ पे इन्हीं कंट्रीज के अंदर रहते हैं। 62% वर्ल्ड जीडीपी का और 48% आपका वर्ल्ड ट्रेड इनके थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं एशिया पैसिफिक वाला जो रीजन है, वहां पर कैसे प्रॉस्पेरिटी को हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, ये सारी चीजें इनमें देखने को मिल जाती हैं। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं यहाँ पे कंसेंसस के माध्यम से लिए जाते हैं, और वो नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मेंबर्स वाला भी समझ गए, एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये चीज़ भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे रवांडा के बारे में। ये भी थोड़ा देखो, आज ना जो ज़्यादातर न्यूज़ थी वो थोड़ा इंटरनेशनल इलेक्शन वाली ज़्यादा थी आज की न्यूज़, बाकी न्यूज़ कम थी। एक्चुअली उत्तराखंड वाली न्यूज़ थी, हम ऑलरेडी उसकी लोकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक दो न्यूज़ और थी, वो लास्ट वीक के अंदर ही हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। तो आईआर की थोड़ी न्यूज़ आज ज़्यादा थी। तो यूके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम थी ना कि असाइलम सीकर्स को हम रवांडा भेजें, वो अनलॉफुल है। तो बस थोड़ा सा आपको रवांडा की लोकेशन आप देखो, ठीक है? ये रहा आपका रवांडा। यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लेके चलता हूँ। बता सकते हो कहाँ पर है रवांडा? ये देखो यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर है रवांडा, ठीक है? तो बेसिकली सेंट्रल एशियन आप कह सकते हो, या फिर इसको ईस्ट एशिया, सॉरी सेंट्रल एशियन नहीं, सेंट्रल अफ्रीकन या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। और रवांडा क्या है, अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। अब एक ना मुद्दा जो एक्चुअल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है नाइल रिवर का, ठीक है? यहाँ पर आपको ना लेक विक्टोरिया देखने को मिलती है। एक सेकंड, कहाँ गई?
ये है आपका, यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ये है आपकी नाइल रिवर का मैप। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो नाइल रिवर 2 पर्टिकुलर रिवर से बन के बनी है। एक तो आपकी है ब्लू नाइल, ये देखो ध्यान से देखना, ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, ये है आपकी ब्लू नाइल, ठीक है सर। और ये एक यहाँ से आपका लेक विक्टोरिया हो गया, और ये आपकी रही क्या, ये आपकी रही वाइट नाइल रिवर। तो इधर से आपकी ब्लू नाइल आ रही है, इधर से आपकी वाइट नाइल आ रही है, इस तरह से जाके फिर ये नाइल रिवर बन जाती है, फिर बाद में इजिप्ट से होती हुई ये मेडिटेरियन सी की तरफ यहाँ पे मूव कर जाती है। तो ये नाइल रिवर का पाथ था, ठीक है। तो आपने लेक विक्टोरिया भी समझ लिया और आपने यानी कि रवांडा वगैरह की चीज़ें भी समझ ली। अब यहाँ पर इसी के साथ एक लिंक्ड एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है GERD। क्या नाम है सर? GERD। क्या मतलब इसका? इसका अर्थ है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, राइट। अब ये जो डैम है ना, बड़ा न्यूज़ में रहता है। क्यों न्यूज़ में रहता है? देखो पहली बात तो ये समझो, ये डैम है कहाँ पे। ये डैम आपका इथियोपिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस डैम की वजह से ना आपकी इजिप्ट और इथियोपिया, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। अब आप बोलोगे सर इजिप्ट तो इतनी आगे है, ये यहाँ पे कैसे लड़ रहा है इसके साथ? देखो लड़ इसलिए रहा है क्योंकि इजिप्ट में ना, देखो आप जानते हो डेजर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है। इजिप्ट में पानी की कहीं ना कहीं किल्लत रहती है, इसी वजह से नाइल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है इजिप्ट की। अब जब इथोपिया, जब ये डैम उसने इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करा, तो कहीं न कहीं उसकी वजह से क्या हो गया, उसकी वजह से इजिप्ट को दिक्कत होगी कि यार इससे पानी का यहाँ पे बहाव कम हो जाएगा, हमारे यहाँ पानी कम पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम के बारे में ध्यान रखिएगा। कौन-सी नाइल के ऊपर आता है? ये ब्लू नाइल के ऊपर आता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, और व्हाइट नाइल इस तरह से मूव करती है। ये सारी बातें भी हमने डिस्कस कर ली। तो आई होप आज का जो टॉपिक्स थे वो सारे आपको समझ आए होंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इनका ट्राई करना आंसर करने की। जवाहरलाल नेहरू जी का मैंने इसलिए होमवर्क दिया क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले उनका जन्म दिवस जो 14th ऑफ नवंबर आप जानते होंगे चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो थोड़ा-सा उसके रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो कल इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप डेफिनिटली कोशिश कीजिएगा नीचे कमेंट्स करने की कि आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा। साथ में सीबीआई भी पिछले दिनों के अंदर मैंने डिस्कस किया था, तो ये तो डेफिनिटली आपको आना ही आना चाहिए। ये तो मल्टीपल टाइम्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा एक ना राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आप कोशिश कीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कई बार ना ऐसी फैक्चुअल स्टेटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट रहती है याद करने को, बट ठीक है, लेट्स ट्राई इट वंस, ठीक है? फिर अकॉर्डिंगली कल डिस्कस करते हैं इसको भी। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर रहे हैं एफएटीएफ की। वो कह रहा है ये 3 कंट्रीज़ आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिलती हैं। आंसर बिल्कुल ही गलत है। देखो 3 कंट्रीज़ हैं, बट दोज़ 3 कंट्रीज़ आर कौन-सी? एक तो आपकी नॉर्थ कोरिया है, पर पाकिस्तान और रशिया नहीं है। नॉर्थ कोरिया के अलावा आपका ईरान एंड साथ ही साथ आपका जो म्यांमार है, ये आपको देखने को मिलता है। तो 3 कंट्रीज़ कौन-सी हैं? नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, ठीक है। आईना डैशबोर्ड की बात करें, ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सर ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन-सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये देखने को मिलती है। तीसरा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ ये कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। देखो मैंने एक साफ-साफ बताया था, चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो अपने आप में थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ होमवर्क और भी था, ठीक है? यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बात करी गई है किसके बारे में कि एक चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड 2 कमिश्नर्स, ताकि उनको असिस्ट कर पाएँ चीफ कमिश्नर सेंटर को। तो क्या ऐसी बात आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखी गई है? आंसर अपने आप में बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आप समझो इस बात को, जो आपका ना पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ना, वहाँ पर उसके अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं कि आपका ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर होगा, वो ये सारे काम करेगा, 2 यहाँ पे होंगे, ठीक है ना? राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो हो गया, ये उन एक्ट्स के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कहीं भी ये सारी ज़िक्र नहीं है। तो अपने आप में ना शायद आपने पिछले वाला अगर पार्ट पढ़ लिया और लगा होगा यार ठीक बात कर रहे हैं, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। दूसरा जो बात करें, यहाँ पे बात कर रहा है कि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत 21 डिफरेंट सॉर्ट्स की डिसेबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल ठीक बात है यहाँ तक। पर आगे कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पर एडिशनल ऐड करना हो तो ज़िम्मेदारी किसके पास है, या रदर शुड से किसके पास पावर एग्ज़िस्ट करती है? स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, वो पावर आती है आपके पास, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो पूछा था कौन-कौन सी करेक्ट है? कोई भी करेक्ट नहीं है, नीदर वन नॉर टू। एडिशनल एक्सप्लेनेशन पूरी इसकी मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो आप डेफिनिटली इसको भी पढ़ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिट फॉर 55 एजेंडा। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है यार पिछले दिनों के अंदर, जब हमने स्पेशली बात करी थी किसकी? यूरोपियन यूनियन की बात करी थी।
मैंने बताया भी था जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं ना मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था इनको नॉट फॉर फिट फॉर 55 बट उनका जो सीबीएम था, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब हो क्या रहा है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए उनकी, क्लाइमेट गोल्स को टैकल करने की रिगार्डिंग होनी चाहिए। इसी वजह से ना जहाँ पर दूसरी जगह से जो भी इम्पोर्ट वगैरह करवाया जा रहा है चीज़ें, तो वहाँ पर एडिशनल चार्जेज़, एडिशनल ड्यूटीज़ वगैरह लगाने की इसके ऊपर बात थी, ताकि कहीं न कहीं ना बाकी कंट्रीज़ भी थोड़ा इंस्पायर हो पाएँ कि वो भी एनवायरनमेंट को या तो फॉलो करें, पर वहाँ से कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने सीबीएम अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वहीं पर हमने फिट फॉर 55 एजेंडा के बारे में भी डिस्कस किया था, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर बन जाएगा। एडिशनल एक्सप्रेशन आप यहाँ से डेफिनिटली पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।